हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के प्रयोग पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो आपका उद्देश्य क्या है? पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। अब हम देखते हैं इसमें हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी। बच्चों, ये बहुत ही सरल प्रयोग है। इसमें आपको एक पुष्प, जिसे आप ये पहचानते होंगे, जिसे हम गुड़हल का पुष्प कहते हैं, इसे एक प्रारूपिक पुष्प माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें सभी भाग हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं और हम इसमें सभी भागों को बहुत अच्छे से अलग करके देख सकते हैं। इसलिए आपको एक प्रारूपिक पुष्प चाहिए। इसके बाद आपको विभिन्न भागों को निकालने के लिए निडिल और फोरसेप का उपयोग, चिमटी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आपको अलग अलग पार्ट्स को रखने के लिए, जिससे आप उसको अध्ययन करने में आपको आसानी रहे, तो आप एक कांच की प्लेट भी ले सकते हैं, इस तरह की पेट्री प्लेट। एक आप कागज़ के A4 साइज़ की शीट ले लीजिए, जिससे आप सभी भागों को जब निकालेंगे तो इसको क्रम से यहाँ पर जमा सकें। इसके बाद हमको इसके लिए आवश्यक है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी हमें किस लिए लगेगा? क्योंकि जो इसका अंडाशय है, उस अंडाशय की जब हम अनुप्रस्थ काटेंगे तो उसके अंदर हम कितने अंड उपस्थित हैं इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कम चीज़ों की हमें इसमें आवश्यकता लगेगी बेटा। अब हम इसके सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सिद्धांत में हमें क्या पता होना चाहिए कि पुष्प में मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर जो भाग होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, जो अधिकांश पौधों में हरे रंग का हमें दिखाई देता है। देखो आप इसमें भी, अभी आप ये नीचे जो पत्तीनुमा संरचना है इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये वाला, ये कहलाता है बाह्य दलपुंज। जो आप कली रूप में जब भी आप पुष्प को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कली पूरी तरह से इसके अंदर बंद रहती है। जैसे जैसे पुष्प खिलता जाता है तो यह नीचे की तरफ फिर दिखाई देने लगती है। तो सामान्यतः ये हरे रंग का होता है, पर बहुत ऐसे कम पुष्प हैं जिसमें ये दलपुंज के कलर का ही होता है। तो जो सबसे बाहर है, तो नाम याद रखना भी आसान है कि बाह्य दलपुंज, जो दलपुंज के बाहर है। जो दूसरे चक्र में जो स्थित है जो भाग, ये आपको लाल पंखुड़ियाँ, जिसको आप सामान्यतः कहते हैं पुष्प की पंखुड़ियाँ, तो ये पंखुड़ी क्या कहलाती है? दलपुंज। क्या कहलाती है? दलपुंज। ठीक है। तो दलपुंज के, पुंज मतलब समूह, तो एक को हम क्या कहेंगे? दल। तो ये एक क्या हो गया? दल। और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? दलपुंज। तो आप इनकी संख्या भी आसानी से गिन सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब इस पुष्प में कितने दल हैं? 5। और वो क्या बना रहे हैं मिलकर? दलपुंज, जो पुष्प का द्वितीय चक्र बना रहा है, दूसरा भाग है। और पहला भाग जो हमने देखा वो कौन सा था? बाह्य दलपुंज। यहाँ पर भी समान वैसे ही है कि बहुत सारे हैं, इसलिए हमने पुंज कहा, पुंज यानी समूह, और एक को आप क्या कहेंगे? बाह्य दल। इसकी भी आप संख्या आसानी से गिन सकते हैं। सामान्यतः जितने दलपुंज होते हैं उतने ही बाह्य दलपुंज भी होते हैं। अब इसमें बाह्य दलपुंज के बाहर भी देखिए आप, ये हरी पत्ते जैसी बिल्कुल छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है। ये बहुत कम पुष्प में, या कहें कि सिर्फ आपको गुड़हल में ही दिखाई देती है। इन्हें कहते हैं इपीकैलिक्स, मतलब कैलिक्स के भी ऊपर, तो इपीकैलिक्स। इनकी भी संख्या आप गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास जो पुष्प है इसमें इनकी संख्या 7 है। तो सबसे बाहर अभी इसमें सामान्य एक जो पुष्प होगा उसमें आपको हमेशा बाह्य दलपुंज और दलपुंज ही मिलेंगे। इसमें एक हमको अतिरिक्त चक्र मिलता है जिसको इपीकैलिक्स कहते हैं। ये सभी पुष्प में नहीं होता। तो हमारे पुष्प के 4 भाग में तो सबसे पहला भाग बाह्य दलपुंज, दलपुंज। अब हम आते हैं तीसरे भाग पर, जो कि कहलाता है पुंकेसर। ये पुष्प का नर भाग होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कि क्या कौन कौन से भाग होते हैं? इसमें तंतु, परागकोश, और इस परागकोश के अंदर पाए जाएंगे परागकण। अब देखिए आप इसमें, ये जो यहाँ पर ये छोटे छोटे लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल पास से जब इसको देखेंगे तो आपको इसमें पीले रंग का एक पाउडर जैसा दिखेगा। आप जब इसको टच करेंगे तो ये आपके हाथ में भी लग जाएगा थोड़ा। तो जो पीले रंग का आपको पाउडर जैसा निकलता हुआ दिखेगा वो परागकण है। और ये जो सिरे पर गोल गोल दिखाई दे रहा है ये इसके परागकोश हैं। और ये जो पतला सा तंतु, डंडी दिख रही है, ये इसका तंतु कहलाता है।
अब यहाँ पर एक और विशेषता है पुंकेसर में, नर भाग में, पुष्प के नर भाग में, कि देखो आप पूरी एक नली जैसी दिख रही है, तो सभी तंतु मिलकर एक नलिका जैसी संरचना बना लेते हैं। तो पुष्प का तीसरे चक्र में उपस्थित भाग होता है पुंकेसर, जो पुष्प का महत्वपूर्ण भाग है, जिसे नर भाग भी कहते हैं। चूंकि नर भाग और मादा भाग ये दोनों भाग प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये पुष्प के आवश्यक अंग कहलाते हैं। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये अनावश्यक अंग भी कहलाते हैं। अब अंतिम में सभी पुंकेसर के तंतुओं ने मिलकर एक नलिका की संरचना बना दी है। तो अब हमें जो स्त्री केसर का महत्वपूर्ण भाग होता है वर्तिका, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखिए आपको इसके टिप पर ये 5 लोब दिख रहे हैं, ये हैं वर्तिकाग्र, जो कि मादा भाग का ही हिस्सा है। अब हम मादा भाग निकालेंगे कैसे? अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और करिएगा कि जैसे जैसे आप एक एक हिस्से का अध्ययन करते जा रहे हैं, एक एक भाग का अध्ययन करते जा रहे हैं, उस भाग को आप अलग करते जाइए, तो आपको अंदर के चक्र में जो उपस्थित हिस्से हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब देखिए ये बाह्य दलपुंज, इनको मैं ये चिमटी की सहायता से, इसको फोर्सेप या चिमटी बोलते हैं, इससे आप इसको हल्के हाथ से जब निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि चिकना होता है, क्योंकि इसमें म्यूसिलेज ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। इसको भी मैंने, जो दूसरा इसका हिस्सा है, पार्ट है, इसको भी मैंने निकाल के रख लिया, अलग कर लिया। अब मुझे इसका कौन से पार्ट को अलग करना है? दलपुंज को। तो मैं दलपुंज को धीरे धीरे आप निडिल से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अंडाशय है, तो वो डैमेज नहीं हो, टूटे नहीं, इस हिसाब से आपको धीरे धीरे इसको अलग करना है। देखिए अब बाह्य दलपुंज मैं एक एक करके दलपुंज को भी अलग कर रही हूँ। एक मैंने अलग कर दिया, फिर इसके बाद इसको धीरे से निकाल के दूसरा भी अलग हो गया। इसके बाद ये मैंने तीसरा भी अलग कर लिया। ये इससे जुड़ी हुई रहती है इसके आधार से, तो इसको आपको थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा। ये मैंने इसके दलपुंज, बाह्य दलपुंज और एपिकैलिक्स तीनों अलग कर ली। अब ये जो इसकी ट्यूब है, इस ट्यूब को आपको इस निडिल की सहायता से बिल्कुल धीरे धीरे बीच में से इसको ओपन करना है, खोलना है। ज़्यादा जोर नहीं लगाइएगा, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। जितनी सावधानी से आप करेंगे तो आपकी ये अलग होती जाएगी और आपका वर्तिका, पूरी आपकी वर्तिकाग्र और ये अंडाशय से जुड़ी हुई निकलेगी, जिससे कि आप वर्तिका पूरी लंबी नली के रूप में, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों भाग को आप पहचान सकेंगे। अगर आपकी ये नली इसके अंदर से निकालते वक्त टूट जाएगी तो फिर आप वर्तिका नहीं पहचान पाएंगे। तो देखिए ये जो लंबी सी ट्यूब लगी हुई थी, इसको मैंने धीरे से आसानी से ओपन कर लिया, तो ये खुल गई। खुलने से इसमें देखिए ये पुंकेसर इसमें यहाँ ऊपर लगे हुए हैं, अभी भी ये इसका नर भाग है। अब ये मादा भाग या स्त्री केसर पूरा मेरे सामने निकल के आ गया है, जिसमें कि ये जो आधार का फूला हुआ भाग है ये कहलाता है अंडाशय। ये पूरी लंबी जो आपको सफ़ेद रंग की नलिका दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये देखिए स्त्री केसर या मादा भाग मैंने पूरा निकाल लिया है, जिसमें 3 भाग होते हैं। इसका जो सबसे ऊपर वाला टिप है, जो इसमें 5 भाग के रूप में 5 लोब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। एक ये लंबी सी नली आपको दिख रही है जो कि वर्तिका कहलाती है, और ये आधार से फूला हुआ भाग जो है ये अंडाशय कहलाता है। अब इस अंडाशय का ब्लेड की सहायता से आप अनुप्रस्थ काट, मतलब आप इसको इस तरह से पकड़ लीजिए, इसको आप निडिल को यहाँ से इससे हटा लेंगे, इसको आप काट के अलग कर दीजिए ब्लेड की सहायता से, और फिर ये जो नीचे का फूला हुआ भाग है, केवल आप उसका सेक्शन काटेंगे तो आपके इसके अंदर कितने अंडाशय उपस्थित है वो भी आप देख सकते हैं, अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो। और वैसे नहीं तो हमने 4 भाग जो हमें पुष्प के निकालने हैं वो हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें व्यवस्थित कैसे समझ में आएगा कि हमने जिन जिन भागों का अध्ययन किया वो हमने निकाले हैं और कौन कौन से हिस्से हैं। इसके लिए बहुत ही एक व्यवस्थित तरीका है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने जो भी हिस्से निकाले हैं, जो भी भाग निकाले हैं, उनको हमको अब प्रदर्शित कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखो
अब हमने जो अलग अलग भाग इसके निकाले हैं, आप एक A4 साइज़ का वाइट पेपर ले लीजिए, उसमें आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए पुष्प के विभिन्न भाग। अब जो भाग मैंने जिस क्रम में निकाले हैं उसी क्रम में मैंने इसको लगा दिया है। सबसे बाहर मुझे मिले थे इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स कितने थे? 7। देखिए मैं ये चक्र में थे तो मैंने इनको गोल करके यहाँ पर फेविकोल की मदद से इनको चिपका दिया है। बिल्कुल आसानी से चिपक जाते हैं। आप नीडल की सहायता से इसको रखते जाइए जिससे आपके हाथ में ना चिपके। तो इपिकैलिक्स सबसे बाहर वाले। इसके बाद थे बाह्य दलपुंज। अब देखिए इनकी गिनती कैसे करना उस समय मैंने आपको, क्योंकि चूँकि जुड़े हुए हैं इसलिए देखो आप ये टिप से गिन सकते हो। 1 2 3 4 5, इनकी संख्या भी कितनी है? 5। तो फिर मैंने लगा दिए बाह्य दलपुंज। इसके बाद मैंने निकाले थे दलपुंज, ये भी चक्र में थे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने इनको लगा दिया, ये दलपुंज हो गए। फिर इसके बाद पुंकेसर, जो कि पुष्प का नर भाग होता है जिसमें है पराग कोश, और इसकी लंबे हिस्से को जो तंतु जैसा है ये कहलाता है तंतु। पराग कोश के अंदर पराग कण उपस्थित होते हैं। तो आप चाहें तो पीले रंग का अगर इसमें कहीं पाउडर आपको निकलता हुआ दिख रहा है तो आप उसको पराग कण भी नामांकित कर सकते हैं। ये हमने निकाला स्त्री केसर या इसका मादा भाग, जो अंडाशय जो कि सबसे आधार पर फूला हुआ भाग होता है। एक लंबी नलिका के समान संरचना जो वर्तिका कहलाती है, और ये शीर्ष पर वर्तिकाग्र कहलाता है जिसमें कि हमको गुड़हल में से 5 वर्तिकाग्र इसमें शीर्ष पर होते हैं। तो बच्चों आप इस तरह से इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा आपको देखने के लिए और एक प्रोजेक्ट के रूप में भी आपका हो जाता है। और चूंकि आपके ये थ्योरी मतलब सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में ही उपयोगी है, तो आप चाहें तो किसी और भी फूल में जैसे धतूरे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन धतूरे में आपको बाह्य दलपुंज जुड़े हुए मिलेंगे और वहाँ पर आपको परागकण मतलब जो पुंकेसर हैं वो अलग अलग मिलेंगे, उनकी संख्या 5 होती है। तो अगर आप पृथक से अध्ययन करना चाहते हैं कि तंतु कैसा होता है, परागकोश कैसे होते हैं, तो आप एक धतूरे के फूल का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान रखिए आपको दलपुंज जो हैं वो जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बाह्य दलपुंज है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको बहुत आसानी से ये प्रयोग समझ में आया होगा और आप सब इसको इस तरह से व्यवस्थित करके अपने विद्यालय में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।